जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले बाबा साहब के जीवन में जुड़ी जो घटनाएं हुई थी वह पुस्तक वेटिंग फॉर वीज़ा है। और वेटिंग फॉर वीज़ा को बाबा साहब की आत्मकथा भी कही जाती है। वेटिंग फॉर वीज़ा में 6 चैप्टर हैं, जिसमें 4 चैप्टर बाबा साहब के जीवन में जो घटनाएं हुई थी उसका बाबा साहब ने वर्णन किया है, और 2 चैप्टर 5वीं और 6वीं जो है उसमें उस समय दलितों के साथ जो घटनाएं होती थी उसका जिक्र बाबा साहब ने इसमें किया है। बाबा साहब के शब्दों में ही हम आपको वेटिंग फॉर वीज़ा के बारे में बात करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा परिवार मूल रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दपोली तालुके का रहने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रारंभ से ही मेरे पुरखे पैतृक कार्य को छोड़ करके कंपनी की सेना में नौकरी करने लगे थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा को निर्वाह करते हुए सेना में नौकरी कर ली। वह एक सेना अधिकारी के पद तक पहुँचे और सूबेदार बनकर के रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति होने के बाद मेरे पिता परिवार को लेकर दपोली आ गए। वहीं पर उनका बसने का इरादा था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना विचार बदल दिया। हम दपोली से सतारा आ गए और 1904 तक का वहीं रहे। बाबा साहब इसमें अपनी पहली घटना का जिक्र कर रहे हैं। यह पहली घटना है जिसका मैं यहाँ वर्णन करने जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि यह लगभग 1901 में घटी है, जब हमारा सतारा में थे और मेरी माँ का तब तक निधन हो चुका था। मेरे पिताजी सतारा जिला के खाटव तालुका के गोरेगांव नामक एक स्थान पर में खजांची की नौकरी करने चले गए थे, जहां बम्बई सरकार ने हजारों की संख्या में अकाल से मर रहे लोगों को रोजगार देने के लिए एक तालाब खोदने का काम शुरू किया था। गोरेगांव जाते समय मेरे पिता मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी परिनिर्वाण प्राप्त बड़ी बहन के 2 बेटों को मेरी बुआ और कुछ अच्छे विचार के पड़ोसियों के हवाले कर गए थे। मेरी बुआ बहुत ही दयालु थी और लेकिन किसी तरह की सहायता करने के योग्य नहीं थी। वह कुछ बौनी थी और उनके पैरों में कुछ तकलीफ थी, जिसके कारण चलते समय उनके लिए किसी सहारा के बिना चलना फिरना मुश्किल था। कभी कभी तो उन्हें उठाना भी पड़ता था। मेरी 2 बहनें थीं, उन दोनों का विवाह हो चुका था और वे अपने अपने घरों में थीं। हमारी बुआ के असहाय होने के कारण खाना बनाना हमारे लिए समस्या बन गई थी, क्योंकि बुआ तो खाना बना नहीं पाती थी। हम चारों के चारों बच्चे स्कूल जाते और अपना खाना भी बनाते थे। हम रोटी तो बना नहीं पाते थे, इसलिए हम पुलाव पर ही निर्भर रहते थे। पुलाव बनाना हमें सबसे आसान लगता था, क्योंकि इसमें चावल और बकरे के मांस का मिलाने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिता खजांची होने के कारण गोरेगांव छोड़कर हमें देखने सतारा आ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें पत्र लिखकर कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए उनके पास गोरेगांव आ जाएं। हम बच्चों की यह तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस समय तक हमने में से किसी ने भी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। खूब तैयारियां की गई यात्रा के लिए
नई नई कमीजें खरीदी गई, चमकीली जड़ाऊ टोपियाँ, नए जूते और रेशमी किनारे वाली नई धोतियाँ ली गई। मेरे पिता ने हमारी यात्रा से संबंधित सारी जानकारी हमें दे दी थी और यह भी कह रखा था कि हम उन्हें अपना रवाना होने की तारीख बता दें ताकि हम उन्हें लेने के लिए अपने चपरासी को स्टेशन भेज दें, जो हमें अपने साथ गोरेगांव ले जाएगा। इस योजना के अनुसार मैं और मेरा भाई और मेरे भांजे सतारा चल पड़े। बुआ को हमने पड़ोसियों के हवाले छोड़ा, जिन्होंने उनकी देखभाल के लिए वचन दिया। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील थी। हमने स्टेशन तक का तागा किया। हमने इस अवसर के लिए खरीदे गए कपड़े पहने और खुशी खुशी घर से चल पड़े। लेकिन मेरी बुआ रो रही थी और बहुत ही दुखी थी। हम स्टेशन पहुँचे तो हमारे भाई ने टिकट लिए और मुझे तथा मेरे भांजे को दोनों को 2-2 आने जेब खर्च के लिए दिए, जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकते थे। पैसे मिलते हमने तो ऐश कर मनानी शुरू कर दी और सबसे पहले हम लोगों ने नींबू पानी की एक बोतल खरीद डाली। थोड़ी देर में रेलगाड़ी आ गई और हम लपक कर उसमें चढ़ गए कि कहीं वह हमें छोड़कर चली न जाए। हमें पहले ही बता दिया गया था कि हमें मैसूर में उतरना है, जो गोरेगांव जाने के लिए सबसे निकट का स्टेशन था। रेलगाड़ी शाम को 5 बजे मैसूर पहुंची। हम अपना सामान लेकर के वहां उतर गए। कुछ ही मिनटों में रेलगाड़ी से उतरे सभी यात्री अपने अपने गंतव्य जा चुके थे, लेकिन हम बेचारे बच्चे इस प्रतीक्षा में प्लेटफार्म पर खड़े रहे कि पिताजी आएंगे या फिर उनका चपरासी आएगा, जिसे भेजने का उन्होंने वादा किया था। हमने बहुत देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई नहीं आया। इसी प्रकार हमें 1 घंटा हो गया। स्टेशन मास्टर हमसे पूछताछ करने आया। उसने हमसे टिकट मांगे। हमने उसे टिकट दिखा दिया। फिर उसने पूछा कि हम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हैं। हमने उसे बता दिया कि हमें गोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उसके चपरासी को आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई अभी तक का नहीं आया। हमने स्टेशन मास्टर से यह भी बता दिया कि हमें यह भी नहीं मालूम कि गोरेगांव पहुंचा कैसे जाएगा। हम चारों लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे कपड़ों और बोलचाल से कोई नहीं जान सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर तो वास्तव में यही समझ रहा था कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर तो हमें इस बुरे हाल में देखकर उसे अत्यधिक दुख हो रहा था, जैसा कि हिंदुओं में आम चलन है। स्टेशन मास्टर ने हमसे आखिरकार पूछ लिया कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम महार हैं। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। अचानक उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि घृणा के एक विचित्र भाव ने उसे जकड़ लिया था। मेरा उत्तर सुनते ही वह अपने कमरे में चला गया। हम अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। इस तरह 15-20 मिनट बीत गए। सूरज ढलने को हो गया। न तो पिताजी आए और न उन्होंने अपने चपरासी को भेजा, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था।
बहुत चिंता में थे। यात्रा शुरू होने पर जो आनंद, जो हर्ष हम अनुभव कर रहे थे, वह अब हवा हो चुका था और उसकी जगह नितांत उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के पश्चात स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे फिर पूछने लगा कि अब इरादा क्या है। हमने कहा, अगर हमें कोई बैलगाड़ी भाड़े में मिल जाए तो हम गोरेगांव चले जाएंगे, और अगर यह बहुत दूर नहीं है तो हम इसी समय यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ भाड़े पर चलने वाली बहुत सी बैलगाड़ियाँ थीं, लेकिन मैंने जो स्टेशन मास्टर को उत्तर दिया था कि हम महार हैं, उसके बारे में सारे गाड़ी वालों को पता चल चुका था और उनमें से कोई भी अछूत जात की सवारियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने आप को अपवित्र या अपने मान मर्यादा को नष्ट नहीं करना चाहता था। हम दुगना भाड़ा देने को तैयार भी थे, लेकिन पैसों से भी बात बनती नहीं दिखाई दे रही थी। हमारी ओर से बातचीत कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, अतः चुपचाप ही खड़ा था। अचानक जैसे उसे कोई युक्ति सूझी कि उसने हमसे पूछा, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? यह सोचकर कि वह हमारी मुश्किल का कोई हल निकालने का प्रयत्न कर रहा है, हम बोल पड़े, हाँ चला सकते हैं। यह उत्तर मिलने पर वह गाड़ी वालों के पास गया और उसके सामने हमारी तरफ से यह प्रस्ताव रखा कि हम गाड़ी वाले को दुगना भाड़ा देंगे और गाड़ी भी खुद ही चलाएंगे और गाड़ीवान हमारे साथ साथ पैदल चलेगा। एक गाड़ी वाला इस शर्त पर राजी हो गया क्योंकि इससे उसे पैसा कमाने का अच्छा अवसर मिल गया और उसके अपवित्र होने का भी डर नहीं था। शाम लगभग 6:30 बजे हमारे चलने की तैयारी हुई, लेकिन स्टेशन छोड़ने से पहले यह हम पक्का जान लेना चाहते थे कि क्या हम अंधेरा होने से पहले गोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने गाड़ी वाले से पूछा कि गोरेगांव कितनी दूर है और वह हमें वहां कितनी देर में पहुंचा देगा। उसकी बात का विश्वास करके हमने अपना सामान बैलगाड़ी में रखा और स्टेशन मास्टर को धन्यवाद देकर हम उसमें बैठ गए। हम में से एक ने बैलगाड़ी की लगाम थाम ली और बैलगाड़ी चल पड़ी। गाड़ी वाला हमारे साथ साथ पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूर जाकर ही एक नदी पड़ती थी। यह एकदम सूखी हुई थी, बस कुछ जगहों पर छोटे छोटे गड्ढे में पानी भरा था। गाड़ी वाला हमसे बोला, तुम लोग यहीं रुक कर खाना खा लो, क्योंकि आगे कहीं पानी मिलने वाला नहीं था। हम उसकी बात मान गए और उसने हमसे थोड़ा भाड़ा मांग लिया ताकि वह गांव जाकर खाना खा सके। मेरे भाई ने उसे थोड़ा पैसे दे दिए और वह जल्दी ही लौटने का वादा करके वहां से चला गया। हमें बहुत जोर से भूख लगी थी और इसलिए हमें प्रसन्नता हुई कि चलो कुछ खाने को अवसर मिला। मेरी बुआ ने पड़ोसियों को लगाकर हमारे रास्ते के लिए खाने की कुछ बढ़िया चीज़ें बनवा दी थी। हमने अपनी खाने की टोकरी खोली और खाने लगे। हमें कौर निगलने के लिए पानी की ज़रूरत महसूस हुई। हम में से एक लड़का पास ही नदी की तली में इकट्ठा पानी के गड्ढे से पानी लेने चला गया, लेकिन यह पानी वास्तव में पानी नहीं था। पानी के नाम पर वहाँ कीचड़ और उन गाय भैंसों तथा पशुओं का मलमूत्र जमा था जो वहाँ पानी पीने आते थे। वास्तव में यह पानी आदमियों के प्रयोग
के योग्य नहीं था। उसमें से इतनी तेज सड़ाध आ रही थी कि हमारे लिए उसे पीना संभव नहीं था। इसलिए मन भरने से पहले हमें अपना खाना बंद करना पड़ा और हम गाड़ी की इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में हो गई, वह नहीं आया और हम चारों ओर बस उसे देखते ही रहे। अंततः वह आ पहुंचा और हमने आगे की यात्रा शुरू की। कोई 4-5 मील तो हमने गाड़ी हाँकी और वह साथ साथ पैदल चलता रहा। फिर अचानक वह कूदकर गाड़ी पे चढ़कर बैठ गया और उसने हमारे हाथों से लगाम ले ली। हमें उसका व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा कि वह अपनी तमाम धार्मिक शंकाओं को ताक पर रखकर हमारे साथ उसी गाड़ी में बैठने को राजी हो गया था, जबकि शुरू में उसने गाड़ी अपवित्र होने के भय से भाड़े पर देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बारे में उससे कोई भी प्रश्न करने का हमारा साहस नहीं हुआ। हम तो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल अर्थात गोरेगांव पहुंचने की चिंता में थे। कुछ दूरी तक तो हमारा मन गाड़ी की चाल में रमा रहा, लेकिन फिर जल्दी ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। आसपास कोई आदमी, औरत या फिर पशु भी आ जा नहीं रहे थे कि हमें उसके बीच होने का आभास हो। हमें अपने चारों ओर फैले एकाकीपन से डर लगने लगा। हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। हमने अपना सारा साहस बटोरा। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। अब 3 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे, लेकिन गोरेगांव का कहीं अता पता नहीं था। हमारे मन में एक अजीब सा विचार आया। हमें संदेह हुआ कि कहीं इस गाड़ी वाले के मन में खोट तो नहीं। यह हमें किसी सुनसान जगह ले जा रहा है जहां यह हमें मार डालेगा। हमने सोने के आभूषण पहन रखे थे और इस कारण हमारा संदेह और भी पक्का हो गया। हम गाड़ीवान से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे कि गोरेगांव कितनी दूर है और हमें वहां पहुंचने में देर क्यों लग रही है। गाड़ी वाला बस यही कहता, ज़्यादा दूर नहीं है, हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। रात लगभग 10 बजे भी जब गोरेगांव का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया तो हम बच्चे रो पड़े और गाड़ीवान हमें बुरा भला कहने लगा। हमारा रोना धोना बहुत देर तक चलता रहा। गाड़ीवान ने उत्तर कुछ भी नहीं कहा। अचानक कुछ दूरी पर हमें प्रकाश की किरण दिखाई दी। गाड़ीवान बोला, यह रोशनी देख रहे हो? वह चुंगी जमा करने वालों की बत्ती है। रात को हम वहीं विश्राम करेंगे। यह सुनकर हमें कुछ सांत्वना मिली और हमारा रोना धोना बंद हो गया। रोशनी दूरी पर थी, लेकिन लगता था कि हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चुंगी लेने वाले अधिकारी की चौकी तक पहुंचने के लिए हमें 2 घंटे लग गए। इसी बीच हमारी चिंता और बढ़ गई कि हमने गाड़ी वाले से फिर तरह तरह के प्रश्न कर डाले कि वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों हो रही है और हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अंततः मध्य रात्रि होते होते बैलगाड़ी चुंगी लेने वाली की चौकी पर पहुंची। यह एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित थी, लेकिन थी पहाड़ी के उस पार। जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां ढेर सारी बैलगाड़ियों खड़ी दिखाई दी। ये सभी रात में विश्राम करने के लिए वहां खड़ी थी। हमें बहुत तेज भूख लगी थी। हम कुछ खाना चाहते थे, लेकिन यहाँ फिर वही पानी की समस्या थी।
हमने अपने गाड़ीवान से पूछा कि क्या यहाँ पानी मिल सकेगा। उसने हमें सचेत किया कि हम महार हैं, तो उसने हमें सचेत किया कि चुंगी लेने वाले खुद हिंदू हैं, और अगर हमने सच सच बता दिया कि हम महार हैं तो हमें कोई पानी वानी मिलने वाला नहीं है। वह बोला, यह कहकर देख लो कि हम मुसलमान हैं, शायद पानी मिल जाए। उसकी सलाह पर मैं चुंगी की चौकी पर गया, उससे थोड़ा पानी मांगा। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने जवाब दिया, मुसलमान। मुझे उर्दू अच्छी तरह आती थी। मैंने उससे उर्दू में बात की, जिससे मेरे असली मुसलमान होने में कोई संदेह न रह जाए। किंतु यह युक्ति भी काम नहीं आई और उसने बड़ी रुखाई से उत्तर दिया, तुम्हारे लिए किसी ने पानी धर रखा है क्या? पहाड़ी पर पानी है, अगर जाना चाहो तो जाकर ले आओ। मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है। यह कहकर उसने मुझे चलता किया। बैलगाड़ी पर लौटकर आया और उसका उत्तर मैंने अपने बड़े भाई को बता दिया। पता नहीं भाई ने क्या सोचा, उसने बस हमसे इतना कहा कि अब लेट जाओ। बैलों को गाड़ी से अलग कर दिया गया और गाड़ी को इस तरह खड़ा कर दिया गया कि उसका पिछला हिस्सा जमीन में टिका रहे और अगला भाग ऊपर उठा रहे। हमने अपने बिस्तर बैलगाड़ी के अंदर सबसे नीचे के तख्ते पर लगा लिए और अपने शरीर को आराम देने के लिए उस पर लेट गए। अब हम सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे, इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि अब क्या होगा। लेकिन हमारा मन रह रहकर हाल की ताज़ा घटना की ओर चला जाता था। हमारे पास ढेर सारा खाना था, हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे। यह सब होते हुए भी हमें भूखा सोना पड़ा, और इसका कारण यही था कि हमें पानी नहीं मिला, क्योंकि हम अछूत थे। हमारे मन में अंतिम विचार यही आया। मैंने सोचा कि हम एक सुरक्षित जगह आ गए थे। स्पष्ट है कि मेरा भाई अभी भी सशंकित था। उसने कहा, हम चारों का एक साथ सो जाना समझदारी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। उसने सलाह दी कि एक बार में हम में से 2 को सोना है और 2 को चौकीदारी करनी। इस तरह हमने वह रात पहाड़ी की तलहटी में बिताई। सुबह 5 बजे हमारा गाड़ीवान आ गया और बोला हमें तुरंत गोरेगांव के लिए चल देना चाहिए, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। हमने उससे कहा कि हम 8 बजे से पहले बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। गाड़ीवान कुछ नहीं बोला। इस तरह हम वहाँ से 8 बजे चलकर 11 बजे गोरेगांव पहुँचे। मेरे पिताजी हमें देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने हमें बताया उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली। हमने उन्हें बताया कि हमने सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी मिलने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि गलती पिताजी की नहीं, उनके नौकर की थी। उसे हमारा पत्र तो मिल गया था, लेकिन वह उसे पिताजी को देना भूल गया था। इस घटना का मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, यह बाबा साहब कह रहे हैं। जब यह घटना घटी उस समय मैं 9 वर्ष का लड़का था, लेकिन इस घटना ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी। इस घटना से पहले मैं यह जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमानजनक परिस्थितियों का और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के रूप में मैं जानता था कि मैं स्कूल में अपनी कक्षा के विद्यार्थी के बीच में बैठ नहीं सकता, बल्कि मुझे एक कोने में अकेले बैठना था।
मैं जानता था स्कूल में मुझे अपने लिए अलग से टाट रखना था और कक्षा में उसी पर पलथी मारकर बैठना था, और स्कूल की सफाई के लिए रखा गया नौकर भी उसे हाथ नहीं लगाता था। मुझे उस टाट के टुकड़े को रोज़ शाम को घर ले जाना होता था और अगली सुबह वापस स्कूल लाना होता था। स्कूल में भी मुझे पता रहता था कि सवर्ण वर्ग के बच्चे प्यास लगने पर नल खोलकर प्यास बुझा सकते थे। इस काम के लिए उन्हें बस अध्यापक की अनुमति की आवश्यकता थी, लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। मैं न तो नल छू सकता था और जब तक कोई सवर्ण व्यक्ति मेरे लिए नल न खोले मैं अपनी इच्छा से प्यास नहीं बुझा सकता था। मेरे मामले में अध्यापक की अनुमति पर्याप्त नहीं थी। उनके लिए स्कूल के चपरासी की उपस्थिति आवश्यक होती थी, क्योंकि वही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसका उपयोग कक्षा अध्यापक ऐसे काम के लिए कर सकते थे। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। घर पर मैं जानता था कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थीं। यह बात नहीं है कि सतारा में धोबी नहीं थे, यह बात नहीं कि हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी बहनें इसलिए कपड़े धोती थी क्योंकि हम अछूत थे और कोई भी धोबी किसी अछूत के कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं था। लड़कों की हजामत करने और बाल काटने का काम हमारी बड़ी बहन करती थी, जो हमारे बाल काट कर नाई के काम में दक्ष हो गई थी। यह बात नहीं थी कि हमारे पास नाई को देने के लिए पैसे नहीं थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन इसलिए करती थी क्योंकि हम अछूत थे और कोई नाई किसी अछूत के बाल काटने को तैयार नहीं था। मैं यह सब जानता था, लेकिन इस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जैसा पहले कभी नहीं लगा, और इस घटना ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया, जो इस घटना से पहले मेरे लिए उसी तरह का आम बात थी जैसे यह बहुत सारे अस्पृश्यों और छूतों के लिए थी।